बीएससी फर्स्ट ईयर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। यूनिट 1 में हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम लोग बेसिकली करेंगे कैपलर्स लॉ। कैपलर्स के जो 3 पोस्टुलेट्स हैं वो देखेंगे, फिर उसके पोस्टुलेट्स के डेरिवेशंस हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Kepler's propounded the following 3 laws for the motion of planets. Planets के motion के ऊपर कुछ laws, 3 laws बनाए हैं कैपलर्स ने। तो वो क्या laws है देखते हैं। A planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its foci. Each planet has a definite orbit and different planets have different orbit. एक जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है। एलिप्टिकल शेप हमारा ऐसा होता है ये। तो एलिप्स के 2 सेंटर नहीं होते, जैसे सर्कल के सेंटर होते हैं ना, तो एलिप्स के 2 फोकाई होते हैं। तो वही बोला है विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई ईच प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट का एक डेफिनेट ऑर्बिट होता है और एंड डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट ऑर्बिट। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट फ्रॉम द सन sweeps out equal area at equal interval of time. That is, linear speed of planet changes such that its aerial speed remains constant. Like in this figure you can see कि एक यहाँ पे एक planet है, assume करो वैसे move कर है। तो जब वो सन से सन यहाँ पे है, तो सन से जब वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है ना, तब उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है। तो यहाँ पे का जो स्पीड बहुत धीरे हो जाता है, तो और फिर जब वो पास आता है, जैसे यहाँ पे वो बहुत पास है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट आती है। तो देखो यहाँ पे उसका जो ये वाला जो आर्क का लेंथ है वो बढ़ गया, मीन्स वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे इसका जो आर्क का लेंथ है वो छोटा है, मतलब कि उसका जो लीनियर स्पीड है वो चेंज होते रहता है सच दैट कि वो एक t सेकेंड में, मीन्स जब दूर में है अगर हम लोग 1 सेकेंड के लिए देखें और जब वो पास में है उस टाइम 1 सेकेंड के लिए देखिए, तो जो दोनों में जितना एरिया उस टाइम पे कवर करेगा उस 1 सेकेंड में वो इक्वल होता है। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट चेंजेस सच दैट इट्स एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एट इक्वल इंटरवल। अगर हम 1 सेकेंड का देख रहे हैं तो उस प्लैनेट के कहीं पास भी देखें तो 1 सेकेंड में उतना ही एरिया कवर करेगा। द लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट इज़ मैक्सिमम नियरेस्ट द सन। जो लीनियर स्पीड है वो किसी भी प्लैनेट का जब वो सन के पास में होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और जब वो दूर में रहता है तब उसकी स्पीड मिनिमम होती है। हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, जब सन से बहुत दूर था तो वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था, जैसे ही पास आया वो एकदम फास्ट चलने लगा। एंड जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। दैट इज़, ये रेवोल्यूशन का स्क्वायर टाइम पीरियड जितना वो लेता है उसका स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। तो अब हम लोग कैपलर का जो फर्स्ट लॉ था, पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो फर्स्ट लॉ था उसे हम डिराइव करेंगे। तो देखिए ये वाला जो लॉ है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, लेंदी है। सो इसको हम लोग आप लोग बोर मत होइएगा इसको देखते तक, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है और थोड़ा लेंदी है, तो अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन ऑफ मास m। एक सैटेलाइट कंसिडर करो जिसका मास है m, मूविंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो मूव कर रहा है और सन का मास हम लोगों ने क्या लिया है, कैपिटल M। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट एट ए ड्यू टू सन इस A पोजिशन में सन के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या है, F इज इक्वल्स टू माइनस G/m/r²। ये r क्या है, इन दोनों के बीच का, सन और वो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। दिस फोर्स इज़ रेडियल एंड सेंटर। ये फोर्स क्या है, रेडियल फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है, मास इंटू एस्लरेशन। तो मास इंटू एस्लरेशन क्या लिए हैं इस वाले पार्ट के लिए, d² r/dt² - r d θ/dt द होल स्क्वायर
आर वेक्टर आर कैप। आप इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, फोर्स को कंपेयर मतलब फोर्स को इक्वेट कर देते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। सो दोनों फोर्स को इक्वेट करने पे हमारा ये वैल्यू आया एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। सो इस वाले को थोड़ा सा सॉल्व किए हैं, एम को होल से डिवाइड कर दिया, मतलब एम को इधर लेके चले गए तो ये एम एम कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद डी थीटा बाई डी टी क्या है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा पुट कर दिए हैं। फिर बोथ द साइड्स में आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, आर क्यूब से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा आर क्यूब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम आर। अब क्या किए हैं ना, आर मतलब ओमेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके प्लेस में हम लोगों ने एच पुट कर दिया, तो आर क्यूब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम आर। ये हमारा एक इक्वेशन है, उसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे जो आर था उसको 1/u एज्यूम किए, फिर देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू क्या है, मतलब h इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर लिया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन आर स्क्वायर। तो r को हम लोगों ने 1/u पुट किया है तो हमारा क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू एच यू स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू एच यू स्क्वायर, मतलब ओमेगा तो हमारा वही है ना, डी थीटा बाई डी टी। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट r इज इक्वल्स टू 1/u विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पे हमारा क्या आएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। तो क्या किया है, डी यू बाई डी टी को स्प्लिट करके डी यू बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, और ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, एच यू स्क्वायर। तो हमारी डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, ये यूज़ कर कैंसिल हो तो माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। सो हम लोग आर की ये वाली मतलब ये ऐसा वैल्यू हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये फोर्स का जो देखिए जो इक्वेशन 3 में जो हम लोगों ने इक्वेशन लाया था ना, यहाँ पे हम लोगों को पुट करना है वो वैल्यू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, तो वही हम लोग इसलिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये डी आर बाई डी टी आ गया, लेकिन हमको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, तो इसको एक डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डबल डिफ्रेंशिएट करने पे हमारा क्या आएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, उसको फिर से किए तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस एच डी यू बाई डी थीटा, तो माइनस एच ये तो कांस्टेंट हो गया, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी टी। ये वाला देखिए, जब हम लोग डी यू बाई डी थीटा का डबल डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा डी टी आएगा, लेकिन यहाँ पे डी थीटा स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डी थीटा को ऊपर में मल्टीप्लाई भी किया। सो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई, क्योंकि ये जो डी थीटा बाई डी टी है ना, ये हम लोगों को लाना था क्योंकि ये डी थीटा बाई डी टी क्या हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या थी, एच यू स्क्वायर। तो हमारी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का क्या वैल्यू आ गया, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। अब इन इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इन 2। हम लोगों ने एक इक्वेशन अभी बताया था ना, उसमें पुट करना है करके ये वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू निकाल के हम लोग वहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब हमारी वैल्यू तो निकल गई है, उसको वहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन था आर क्यूब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम आर। तो यहाँ पे आर और इसकी वैल्यू जो निकाला है उसको पुट करना है। सो देखिए आर क्यूब था, आर को हम लोगों ने 1/u लेट किया था तो 1/u क्यूब हो गया। यहाँ पे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए, माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम आर था, आर की वैल्यू हम लोगों ने अगेन 1/u पुट कर दिया। अब u को हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया, सो ये हमारा u पूरा कैंसिल हो गया। देखिए u को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ये u भी नहीं बचेगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन आया, सब में नेगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू जी एम। अब क्या करेंगे, यहाँ से एच स्क्वायर को कॉमन लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो जी एम बाई एच स्क्वायर है वो हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0।
सिंस जी एम बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट देयरफॉर डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। सो इसको यहाँ पे ऐसा करके इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अरेंज करके इसकी वैल्यू पुट करनी। देखिए ये वाले इक्वेशन पे कैसे इसको अरेंज किए हैं। देखो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर है ना, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर ब्रैकेट में यू और ये जो माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर था इसको लिख दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर यू मिलेगा माइनस डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर ऑफ जी एम एच स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको हम लोगों को ऐसे अरेंज करके आगे आगे सॉल्व करने के लिए ऐसे अरेंज करना है, करके ऐसे लिखा गया। तो अब देखिए ये वाला, सो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे वहाँ पहले तो माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर नहीं था, आप कहाँ से आ गया। इसको क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, इसलिए इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा है। और जो ये वाला सिर्फ इतने में एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। और ये पहले वाले इक्वेशन में क्या था हमारा, इसके पहले वाले जो लाइन में हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था वो ऐसा था, डी स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर यू प्लस यू इज इक्वल्स टू जी एम बाय एच स्क्वायर। देखिए इसके पहले वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो ऐसा था, तो इसके प्लेस में ये लिख दिया, इसकी तो वैल्यू 0 ही है, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई वो नहीं है, तो उसको हम लोगों को सॉल्व करना है करके लिखे। और ये जी एम बाई एच स्क्वायर को इधर लेके आ गए, तो ये ऐसा हुआ। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पे ये किया गया। यहाँ पे लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज, अब इस इक्वेशन 5 का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा होगा। इसका सॉल्यूशन अगर ऐसा होगा करके हम लोगों ने एज्यूम किया, तो ये माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर को इधर लेके चलेगा, तो u की वैल्यू हमारी क्या आ गई ये। अब मल्टीप्लाइंग एच स्क्वायर बाई जी एम बाई बोथ द साइड, इन बोथ द साइड्स में क्या करेंगे, एच स्क्वायर बाई जी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर जी एम बाई यू। मतलब हम लोग इसको u को ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते थे, पर हमें इसे बाद में एक इक्वेशन से कंपेयर करना है करके ऐसे डायरेक्ट डिवाइड में लिख देने। तो क्या आता है, एच स्क्वायर यू बाई जी एम, इसको डिवाइड करके लिखेंगे भी तो हमारा वही आएगा। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ये u यहीं पे आएगा। सो एच स्क्वायर बाई जी एम से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे करने से एच स्क्वायर बाई जी एम। फिर ये वाला इक्वेशन को कोनिक का जो इक्वेशन होता है उससे कंपेयर, कोनिक का इक्वेशन क्या होता है, कोनिक का इक्वेशन होता है एल बाय आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, u को हम लोगों ने r की जो वैल्यू थी, लेट r इज इक्वल्स टू 1 बाई यू एज्यूम किया था, तो u को क्या लिख सकते हैं 1 बाय आर, तो यहाँ पे 1 बाय आर होगा, तब ये वाली जो वैल्यू है u यहाँ नीचे आएगी। ओके, अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये जो l की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी एच स्क्वायर बाई जी एम, और जो e की वैल्यू क्या हो जाएगी एच स्क्वायर ए बाय जी एम। तो वही लिखा है, कंपेयर द इक्वेशन 6 विद द इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई जी एम एंड ई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर ए बाय जी एम। अब देखिए, अगर e की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कोनिक सेक्शन इज एलिप्टिकल, तब कोनिक सेक्शन क्या होगा एलिप्टिकल होगा। अगर e की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 होगी तो जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होगा। अगर e की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 होगी तो ऑर्बिट इज़ पैराबोलिक, तब ऑर्बिट क्या होगा पैराबोलिक होगा। और e की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तब ऑर्बिट हमारा हाइपरबोलिक होगा। E क्या होता है एसेंट्रिसिटी और L होता है लेटस रेक्टम। अब हम लोग प्लैनेटरी मोशन को बोलते हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, दैट इज एच स्क्वायर ए बाई जी एम इज लेस देन 1, दैट इज द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एलिप्टिकल।
तो इसके लिए जो टोटल एनर्जी है प्लैनेट का वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है वैल्यू इसकी -gm/r। देखो जब एट मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, जब प्लैनेट जब मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टेंस में रहता है सन के, तो उसकी जो वेलोसिटी होता है वो पोजीशन वेक्टर r के परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर एट दीज पॉइंट्स v इज इक्वल्स टू v क्या है अपना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r d θ/dt। तो d θ/dt क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने h/r² पहले निकाला था, तो ये वेलोसिटी हमारा हो गया h/r। सो एनर्जी की वैल्यू क्या थी, हाफ mv²। तो हाफ mv क्या निकाले, h/r। r मिनिमम, जब मिनिमम डिस्टेंस में होता है तब बोले थे ना, और यहाँ पे r के प्लेस में r मिनिमम लिख दिया। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस में जो वेलोसिटी होता है वो पोजीशन वेक्टर r के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों ही टाइम में इक्वल होगा, हाफ mh/r max²। सो उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, उसका इक्वेशन क्या होता है, L/r इज इक्वल्स टू 1 + e cos θ। जब r इज इक्वल्स टू r मिनिमम होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो cos 0 क्या होता है, 1। और जब r की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180। तो cos 180 क्या होता है, -1। तो बस अब ये r मिनिमम के केस में cos मतलब थीटा की वैल्यू रख के एक बार वैल्यू निकालेंगे, और r मैक्स के केस में एक बार रख के निकालेंगे। ये देखिए जब r की वैल्यू मैक्सिमम थी तो हम लोगों ने क्या लिया था, 180 e cos θ। तो ये -1, तो e1 - e हो गया, यहाँ पे 1 + e। अब क्या करेंगे ना, ये वाला जो मिनिमम वाले को लेके सॉल्व करेंगे। तो L को बस यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या आएगा, 1/r मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + e/L। तो एनर्जी की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे वहाँ पे 1/r मिनिमम का स्क्वायर जो था वहाँ पे, मतलब 1/r का जो वैल्यू निकाल लिए ना, ये देखिए ई का वैल्यू, ये देखिए जो ई का ये जो इक्वेशन निकाले थे वहाँ पे हम लोग को 1/r मिनिमम की वैल्यू को पुट करना है, इसलिए ये सारा हम लोगों ने वैल्यू निकाला है। अब देखिए यहाँ पे 1/r मिनिमम की वैल्यू जो थी उसको हम लोगों ने रख दिया। L की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, L की वैल्यू को हम लोगों ने h² निकाला था, तो उसको भी लिख दिया। यहाँ पे भी वही 1/r मिनिमम की वैल्यू रखने के बाद E का जो ये है इसको पूरा सॉल्व करने से ये आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो। ये जो है 1/2 m/h²g² m², इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर ये वाले टर्म को भी हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब E को ना यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -e इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो क्या फॉर्मूला लगा है, हम लोग x की जब वैल्यू निकालनी होती है क्या बोलते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं ना, -b + -√b² - 4ac/2a। तो यही यहाँ पे 1 + e को x समझो, अपन 1 + e की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये -b है, -b होता है ना, तो ये वाला जो माइनस साइन है वो इसीलिए कैंसिल आउट हो गया, +√b², इसका स्क्वायर किए, ये वाले टर्म का इसका नहीं करेंगे, सिर्फ इसका करेंगे क्योंकि हम लोग 1 + e हमारा x समझो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। b² - 4, ये a की वैल्यू, ये c की वैल्यू अपॉन 2 और ये a की वैल्यू। इसको सॉल्व करने पे, इसको सिंप्लीफाई कर देने पे 1 + e की वैल्यू देखिए, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई किया ना तो 1 + e की वैल्यू हमारी क्या आई, 1 ± √1 + 2eh² स्मॉल m g² M²। अब क्या करेंगे, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड को हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर करने के बाद तो वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो ये प्लस माइनस हट जाएगा। स्क्वायर करने पे हमारी वैल्यू आएगी, ये देखिए स्क्वायर करने के बाद आया है 1 + 2eh² अपॉन ये, तो 1 को अब इधर लेके जाएंगे
सो ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इधर से ये सारे क्वांटिटी को इधर शिफ्ट कर देंगे ई को छोड़ के, तो ई इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर एम स्क्वायर स्मॉल एम अपॉन 2h स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे तो ये पे क्या आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। थर्स इफ ई जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है इज़ लेस देन 1 द टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज़ नेगेटिव। अगर ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी तभी हमारा जो एनर्जी का मतलब प्लैनेट का जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव होगा और प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो क्लोज्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो हमारा फर्स्ट जो केपलर्स लॉ था वो यही कहता था ना कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जब ही हमारा ई का वैल्यू लेस देन 1 होगा तभी एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है मतलब तभी हमारा क्या होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करेगा। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ था, इसी को हम लोगों ने प्रूव किया। इसका डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है लेकिन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सो थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसमें हर बारी कुछ ना कुछ हम लोग को एक याद रखना पड़ेगा एक फॉर्म की अब क्या लेना है, तो उसको अच्छे से देखिए समझिए। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बुक से समझ आ जाएगा बट बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया है ना वो समझ नहीं आ रहा था, तो आप इससे देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और 3-4 बार प्रैक्टिस करने से ही होगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा मेथड याद रखना पड़ेगा। सो अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ डिराइव कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड और थर्ड लॉ डिराइव करेंगे। टिल देन बाय बाय।